दोस्तों, आज पेश है राजमणि। ये एक और चित्र है। महल के सामने बने बाग की दीवार के साथ अपने घोड़े बांधने के साथ तीनों शाही सतर्कता से महल की पिछली दीवार की ओर बढ़े। पहरेदार सो रहे होंगे, फिर हमें सावधानी रखना अच्छी बात है। और तीनों दीवार पर पहुंचकर रुके और फिर शिकंजा फेंको। खचाक खींच कर देखे, ठीक से फंसा है। अगले ही पल क्षण सब एक एक करके मेरे पीछे चलते आना। और पलक एक एक करके बाकी तीनों भी छत पर पहुंच गए। फिर जाने तीनों जने और तीनों जने की ओर जीने की ओर द्वार की ओर बढ़ने लगे। मालूम नहीं वह वहां पहुंचा भी होगा या नहीं। और पास पहुंचकर आगे वाले शायद ने द्वार पर हल्की सी थपथप, और अगले ही आ गए, तुम मेरे पीछे चलो। और वह साया जीने के नीचे उतरने चला गया। ध्यान रखना, पाँव की आवाज नहीं होनी चाहिए। नीचे उतरकर चारों एक कमरे में दाखिल हुए। चले आओ। जहां वह सीढ़ियां हुई, वहीं एक सुरंग थी। यह सुरंग सीधी खजाने तक जाती हूँ। और चारों सुरंग में आगे बढ़ने लगे। और फिर जहां सुरंग खत्म हुई, यह सीढ़ियां खजाने वाले कमरे में जाएंगी। वाह! खजान राशि खजाना, इतना धन तो कभी सपने में भी नहीं देखा। इस धन को छूना भी नहीं, केवल अपने काम की चीज ले लेनी है। मैं जानता हूँ हमारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी, मगर वह राजमणि कहाँ है? राजमणि यही है। ओह, वहाँ इसी ने तो सारे कमरे में रोशन कर रखा है। फिर लो, इसे सावधानी से मेरे ठिकाने पर पहुंचा देना, निश्चिंत रहो। और फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से होते हुए महल की छत पर पहुंचे। सावधानी से उतरना। अच्छा। और ट्रक और फिर वह जीने के द्वार की ओर बढ़ गए। अगले उस में दाखिल होकर द्वार बंद बंद कर दिया। अगले दिन विश्व नगर के महाराज अभय सिंह अपने नित्य नियम अनुसार राजमहल में बने अपने कक्ष में जाते गुप्त रास्ते द्वारा खजाने कक्ष में पहुंचे। और ओह, राजमणि नहीं है। राजमणि चोरी हो गई। वह कक्ष में अंधेरा कैसे? और कुछ देर पश्चात यह खबर जंगल की आग की तरह संपूर्ण नगर में फैल गई। राजमणि गायब हो गई, राजमणि चोरी हो गई। बहुत बुरा हुआ। अब इस राज्य पर अवश्य कोई विपदाएं आएंगी। हमारे मालिक मालिक हमारे महाराज के राज्य की गति बनाए रखें। और जबकि राजमहल में अपने कक्ष में राजा पूर्णतः सुरक्षित, लेकिन खजाना पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन अवश्य इसमें किसी भेदी का हाथ है। केवल एक मणि चोरी कर हो जाने से आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? राजमणि की क्या महत्व है, हम बताते हैं युवराज। और उस समय आपके परदावा विजय जीत इस राज्य पर राज करते थे। जब एक दिन महाराज हमारे पड़ोसी राज्य टनकपुर के राजा माखन सिंह की सेना हम पर आक्रमण कर दिया है। सेनापति हकीम सिंह, सेना लेकर जाकर माखन सिंह को सबक सिखा दो। हमारा दुश्मन यहाँ से लौट कर नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। लेकिन सेना के हौसले बुलंद रखने के लिए युद्ध का नेतृत्व तो आप ही रहे तो अधिक अच्छा महाराज। सेना का नेतृत्व में हम अवश्य चलेंगे सेनापति। हमारे हैं माखन सिंह। और फिर
महाराज की अगुवाई में राज्य की सेनापति हाकिम से युद्ध के मैदान में कूच कर चले, खचा खचा। और युद्ध के मैदान में राजा माखन सिंह को आक्रमण भारी पड़ने लगा। अब तुम नहीं बचोगे माखन सिंह। तड़ाक तभी आह। और फिर अच्छे पड़ोसी आक्रमण करने की फल तो चखना ही होगा माखन सिंह। उप नहीं, उप हाकिम सिंह। आह, मैं आ रहा हूँ महाराज। यह मैं क्या देख रहा हूँ? आप मुझे युद्ध आप मुझसे युद्ध कीजिए महाराज। ओह, आस्तीन के सांप। सेनापति हाकिम सिंह, तेरी मौत तुझे गद्दारी करने पर उतारू है हो गई। नमक हराम, मौत का फैसला मेरी तलवार करेगी। और फैसला हो चुका है दुष्ट। आह, यह ले मौत। खचाक। आह नहीं। एक क्षण के लिए महाराज विश्वजीत भी चूक गए और उसी पल आह। अब तलवार फेंक दीजिए महाराज, आप केवल हमारे बंदी हैं और इस गद्दार के कारण तुम युद्ध में बंदी बनाने में सफल हो गए माखन सिंह, वरना तुम्हारी लाश वापस जाती। चिंता न करें महाराज, हम आपके को कारागार में रखेंगे आपको। और महाराज विश्वनगर के कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया जाए। न जाने महारानी मलिका और राजकुमार अमर सिंह किस हाल में होंगे। लेकिन महारानी राजकुमार को तो उनके वफादार लोगों पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। और आधी रात के समय हमारे समर्थक कुलगुरु वैभवनाथ कारागार में जा पहुंचे। उठिए विश्वजीत। ओह, यह तो कुलगुरु की आवाज है। कुलगुरु आप? हाँ वत्स, यह यार वत्स, यहाँ रहना तुम्हारा काम नहीं। पीछे मेरे पीछे आओ सर। और थोड़ी देर पश्चात वह जंगल में निकल गए। यह हम कहाँ आ गए कुलगुरु? हम नहीं, केवल आप महाराज। हिमालय में तप करने जाकर तप करेंगे। फिर महाराज विश्वजीत अगले हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। मुझे बल देना प्रभु। और कुलगुरु विश्वजीत महाराज का बताया क्या करना है। और कुलगुरु की बताई विधि के अनुसार महाराज विश्वजीत ने सिंह ने विष्ट आसन लगाकर भगवान का तप करने में लीन हो गए। अत्यंत महाराज विश्वजीत के तप से भगवान शंकर पिघल गए और तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए। बालक, बोलो क्या चाहते हो? मुझे ऐसी मणि दीजिए भगवान जो मेरे राज्य की रक्षा कर सके। भगवान शंकर ने महाराज को एक मणि दी। इस मणि के होते हुए तुम्हारा अलावा तुम्हारे परिवार के राज्य को कभी कोई हानि नहीं होगी। लेकिन इसके गुम होने की विपदाएं शुरू हो जाएंगी बालक। और राजमणि लेकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। अब मुझे अपना राज्य वापस हासिल करना होगा। और महाराज कुलगुरु से मिलने चल दिए। दूसरे दिन हाँ लूट लो। और लूट मार करने डाकू वहां से भागने लगे तो गू 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 गू। जल्दी डाकू का दम घुट गया। ओह, यह गया सब अड़ी झाड़ियों में। मैंने मेरे सिपाही से काम किया, खबर किसी को नहीं लगी और अपनी सफलता पर प्रसन्न हो गया। मगर अब मगर वह क्या जानता मगर वह क्या जानता था कि केवल उसकी गलतफहमी, क्योंकि अड्डे पर पहुंचते ही साथियों हमारे हथियार में एक काली भीड़ घुस गई थी। इसलिए अलग करने के लिए जरूरी है कि एक लाइन में खड़े हो जाओ। राजमणि लेकर कुलगुरु और को सौंप कर जैसे ही महाराज विश्व नगर पहुंचे तो वहां जनता में बगावत कर देने से माखन सिंह के पुत्र
द्वारा राजगद्दी छोड़कर चले जाने के समाचार मिलने के साथ ही जनता उसे पहचान कर राजगद्दी पर पुनः बिठा दिया और फिर कुलगुरु की आज्ञा से राजमणि खजाने में रख दी गई। हमें इसी से सारी घटना से हमारे पिता श्री महाराज के अंतिम समय पर बताया था। ओह, मगर राजमणि का पता कैसे चलेगा पिताजी? कुलगुरु के बताने के समर्थन कुलगुरु ही बताने में समर्थन। हम कल ही आश्रम जाएंगे और अगले दिन राजमणि के चोर का छुपा नहीं रह सकेगा। लेकिन जैसे ही वे जंगल में गुजरे, अचानक ओह, यह छुपकर आक्रमण कौन कर रहा है? और फिर कायर की संतानों, हिम्मत और सामने आकर मुकाबला करो। अगले ही पल हमारी अब आपकी लाश भी अब आपकी लाश भी नहीं जाएगी यहाँ से महाराज। लेकिन इसके साथ पहले ही सैनिकों ने अभय सिंह को आदेश का पालन कर पाते किसी घायल शेर की तरह ही अभय सिंह ने अज्ञात नकाब पोस्ट हमलावरों पर टूट पड़ी। धाए धाए छाए छाए। मगर वे अकेले थे और हमलावर कई। तू मेरे साथों हाथों मरेगा दुष्ट। खचाक तड़ाक। महाराज अधिक देर तक न टिक सके। इसे उठाकर खाई में फेंक दो ताकि लाश चिल कौए खा जाए। और फिर धड़ाम। इसके बाद नकाबपोश वहां से चले गए। ओह, महाराज की रक्षा नहीं कर सका। मुझे प्राण त्यागने से पहले महाराज दरबार तक यह खबर पहुंचानी होगी। और फिर वह गिरता पड़ता वह सैनिक घोड़े पर सवार होकर केवल कुछ समय के लिए जीवन दान दे दे प्रभु। और फिर तड़ 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 और राजमहल महल के द्वार के सामने जाकर गिर पड़ा। ओह, यह तो महाराज का अंगरक्षक मान सिंह है। जल्दी ही महाराज के निधि कक्ष में जंगल में अज्ञात नकाबपोश ने महाराज को मार डाला। ओह नहीं, सही ढंग से पूरी बात बताओ मान सिंह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मान सिंह ने प्राण पखेरु उड़ गए थे। आप व्यर्थ धैर्य रखिए रानी माँ, हम स्वयं पिताजी की तलाश में जाएंगे। धैर्य तो नहीं कर पा रहे हमारे पास पास उनके बिना उनके खाली उसे खाली लौट आया पाकर। तू फिक्र न। नहीं, मेरा दिल कह रहा है तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं युवराज। भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद महाराज नियमानुसार चूंकि नए महाराज का राज तिलक एक सप्ताह बाद हो सकता है, इसलिए तब तक राज सिंहासन पर महारानी समय संभालेगी। लेकिन महारानी राज्य संभालने कुछ दिन बीते। इस बस्ती में घर घर को लूट लो। डाकू 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 मक्खन सिंह, बचाओ बचाओ, यह आभूषण हमें दे दो। औरत, ओह, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मेरी माँ को। आह, रुक जा सपोले, तुम तूने तुझे मैं बताता हूँ। लेकिन हाय मार डालो रे। मगर तभी, अब तू नहीं बचेगा सपोले, मुझे छोड़ दे और कुएं में फेंक दे मोटे। और फिर नहीं मेरे बच्चे, पूरी बस्ती को लूट लो। डाकू ने डाकू ने बस्ती के हर घर में लूटने के बाद वहां से गए। महारानी का राज सिंहासन पर बैठना डाकू के लिए वरदान साबित हो गया। लूट सब कुछ सब कुछ छीन लो। डाकू लाखन सिंह के सारे राज्य में तराई तराई मचा रख दी। महारानी, हमें रक्षा कीजिए रानी माँ। आपने डाकू लाखन सिंह के अभी तक सिर क्यों नहीं कुचला गया? सेनापति सेनापति तो फरियाद करने वहां से जा चुके थे। लोग फरियाद करके वहां से जा चुके थे। डाकू लाखन सिंह एक छलावा है महारानी जी। हर बार की तरह हमारे सैनिकों के हाथों से निकला। सेनापति अपने फर्ज से भाग रहा है लगता है। और फिर डाकू लाखन सिंह का पता लगाकर उसके गिरोह को समाप्त करने का खात्मा करूंगा रानी माँ। भगवान
तुम्हें सफलता दे मेरे बच्चे, और अपनी योजना को सिर चलने के लिए मुझे गुप्तरों की मदद लेनी होगी। तीसरे दिन, हा हा लूट लो डालो, डाकू डाकू। लूट मार करके डाकू वहां से भागने लगे तो गू, और जल्दी ही डाकू का दम घुट गया, और फिर यह सब भीग गया झाड़ियों में। मेरे सफाई से किए गए इस काम की खबर किसी को नहीं लगेगी। और वह अपनी सफलता से बहुत प्रसन्न था, मगर वह क्या जानता था कि अब वह केवल एक गलतफहमी है, क्योंकि अड्डे पर पहुंचते ही, साथियों, हमारे अड्डे में एक काली भीड़ घुस आई है, इसलिए उस सबको अलग करने के उससे एक लाइन में खड़े हो जाओ। सभी एक पंक्ति में खड़े हो गए। आह, काली भीड़ को पहचान गया हूँ अच्छी तरह से। वह पंक्ति से बाहर निकल कर खड़ा हो गया जाए, लेकिन कोई पंक्ति से बाहर नहीं आया। तभी अचानक, कौन हो तुम? अगले ही क्षण सबकी बुरी तरह चौंकाने की बारी थी। ओ युवराज महावीर सिंह! हाँ, मैं महावीर सिंह हूँ। ओ तेरी मौत हुमाकन सिंह। युवराज! हाँ हाँ, आखिर खुद ही हम फंस गया हमारे जाल में। बांध कर फेंक दो तहखाने में से। युवराज को बांध कर तहखाने में डाल दिया गया। उधर रानी माँ बहुत चिंतित थी। बहुत दिन हो गए हैं युवराज को गए हुए, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। अचानक, आपके लिए एक बुरी खबर है रानी माँ। रानी महारानी जी, जंगल की में युवराज महावीर सिंह का शव मिला है। क्या खबर है सेनापति? नहीं, ये कह दो सेनापति, यह झूठ है। यही सच है महारानी जी। उसे समय दो सैनिक भी शव के भीतर लाए, और जैसे देखते ही युवराज मेरे लाल, आह! रानी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अगले ही पल महाराज अगले ही पल महल में कक्ष में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल महाराज आ गए। महाराज जिंदा है। कुलगुरु भी आ गए। महारानी, युवराज यह जिंदा कैसे बच गए? और महाराज अभय सिंह ने आगे बढ़ना चाहा, किंतु कुलगुरु ने उसका कंधा थपथपाकर संकेत दिया। धैर्य रखो महाराज, तेल देखो, तेल की धार देखो। ओह कुलगुरु, आप जिंदा कैसे हैं महाराज? लेकिन खबर तो। सेनापति कबज काबज सिंह, हम जिंदा हैं। दुश्मनों ने हमें मारकर ही फेंक दिया था, लेकिन कुलगुरु के ध्यान से उसी समय हम भी थे। ओह, बहुत बुरा हुआ, लेकिन महाराज अभी भी जिंदा हैं। महाराज के शरीर को सावधानी से निकालना होगा बस, और किसी तरह उनके दो शिष्य वहां पहुंच गए। शाबाश वस्त, फिर पानी लाओ बस। और एक दिव्य पानी ले आया, और जल्दी ही पानी के छींटे मारकर हमें होश में लाया गया। हम कहाँ हैं? आप सुरक्षित हाथ में हैं महाराज। आप आराम कीजिए की जरूरत है, इसलिए खामोश रहिए। कमजोरी के कारण हम बेहोशी साथी गई। फिर हम कितने दिन बेहोश रहे, हमें हमारे घावों पर को उतने ही दिन कुलगुरु ने कैसे भर दिया हम भी नहीं जानते, मगर जब हम होश में आए, हम कुलगुरु के आश्रम में थे। बेहोशी में अपने मुट्ठी में बाजूबंद कैद था महाराज। बाजूबंद, हाँ। गिरते वक्त धरती पर नजर आई थी कुलगुरु। धरती, हाँ हाँ, गिरते समय मुझे यह धरती पर नजर आया था कुलगुरु। यह बाजूबंद केवल सेनापति के अंगरक्षकों की बाजुओं पर बंधा होता है कुलगुरु। इसका मतलब महाराज, आपका सेनापति गद्दार है, मगर आपको कुछ दिन तक और रुक कर तमाशा देखना चाहिए। और तुमने कुछ दिन और देखो, तू कैसे महारानी से राज्य को हासिल करने के लिए लाखन सिंह डाकू का सहारा लिया और युवराज को मरवा डाला। मगर अब तू फांसी के पर चढ़ाया जाएगा। सैनिक को गिरफ्तार कर लो, इसे आदित्य सेन के साहब को। लेकिन कोई सैनिक अपनी जगह से नहीं हिला। ओह, तुम सब भी इसके साथी हो, नमक हरामी कर उतराए हो। फिर बंदी बना लो इन दोनों को, बूढ़े और महारानी समेत ले जाकर कारागार में डाल दो, और
कल हमारा रात तिलक होगा और परसों तीनों को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। तू नहीं, तेरा काल तुझ पर हंस रहा है दुष्ट। अगले दिन युवराज की मौत के कारण कारण कल राज्य भर में कोई की गई घोषणा के अनुसार आज विश्वजीत के नए प्रधानमंत्री काबज सिंह का रात तिलक की रस्म अदा होगी। महाराज काबज सिंह से प्रार्थना है कि वह रात तिलक के लिए पधारे, लेकिन इससे पहले उसका रात तिलक हो पाता तभी अरे लाखन सिंह खबर मिली है कि हमारे रात तिलक पर आत्मसमर्पण करने आ रहा है और हम तुम्हें अभय दान देंगे। इसी योजना के अनुसार बाद में लाखन सिंह सेनापति बना देना है। और डाकू लाखन सिंह अगले ही पल, आओ लाखन सिंह, हम तुम्हें स्वागत करते हैं। हम इस स्वागत का हक अदा जरूर करेंगे महाराज। और अगले ही क्षण उसका घुमाया हुआ खंजर निकलकर सेनापति काबत सिंह के सीने में प्रविष्ट होगा। ये क्या विश्वासघात का फल। जनता एकाक हलचल मच गई। मारो मारो डाकू लाखन सिंह को, मारो हत्यारे को, मारो, महाराज की हत्यारा है। लेकिन अगले ही क्षण, रुक जाओ, मैं लाखन सिंह नहीं हूँ। चेहरे पर आवरण उतारते ही लोगों ने चेहरे पर रौनक दौड़ा गई। युवराज महावीर सिंह, हमारे युवराज जिंदा हैं। युवराज महावीर सिंह की जय। और तब महावीर सिंह ने सांस को देखकर विद्रोही सैनिकों के हथियार डाल दिए और महाराज अभय सिंह कुलगुरु और महारानी को कारागार से निकालने के बाद, आप जिंदा हैं युवराज। तो वह लाश किसकी थी? वह लाश एक गुप्तचर सैनिक सूरज की थी, जो युवराज महावीर युवराज महावीर सिंह बताने लगा। मैंने गुप्तचर सूरज सिंह के साथ लिया और अब मैं तुम्हारा चेहरा बदल कर अपने जैसा बना लूंगा। और सूरज सिंह की कला मैंने कुलगुरु से सीखी है। थोड़ी देर बाद, क्या कह, कहता है आईना, आपने मुझे युवराज बना दिया है, लेकिन एक कमी रह गई है। तुम अपने जूते मुझे दे दो। यह शाही जूते पहन लो। और फिर मैंने समझा दिया कि उसे क्या करना है और उसने किया भी। मैंने उस डाकू का शव का निरीक्षण करना चाहा। अरे, इसके सांस तो अभी चल रही है। और मैंने उसे होश में लाया। और फिर देखो, तुम्हारा जीवन बचाया है। मुझे इस उपकार के बदले बताओ, तुम अकेला लाखन सिंह से कहाँ मिल सकता है? मैं आपका ऋणी हूँ, इसलिए अवश्य बताऊंगा युवराज। और फिर मुझे लाखन सिंह को घेरने देने लगी। मैंने लाखन सिंह को काबू पा लिया। अब तक जुबान नहीं खोलेगा तब तक इसी तरह बोटी बोटी काटता रहूंगा। लाखन सिंह, बताओ, राजमणि की चोरी से तुम हमारे सेनापति के साथ तुमने क्या संबंध है? और जुबान खुलने पर मजबूर कर दिया। वह राजमणि मेरे पास है, जिसे मेरे कहने पर सेनापति ने मेरे आदमियों की मदद से खजाने से चुरा कर मुझे दी थी। तुम्हारे तुम्हारा सेनापति से क्या संबंध है? सेनापति काबत सिंह इस राज्य का पूर्व सेनापति हाकिम सिंह का पुत्र था, जिसने अपने वंश के प्रतिशोध लेने के लिए पाला था। क्यों? एक बार डकैती के आरोप में मेरे युवा पुत्र को फांसी पर चढ़ा दिया आपने, दादा अमर सिंह ने। ओह, तभी वह कवच सिंह भी सेनापति के रूप में दूसरा आस्तीन का सांप निकला। लेकिन तुम दोनों को राजमणि की चोरी करने का क्या लाभ? राजमणि की चोरी इस राज्य में विपदाएं आ जाती। हम अपनी योजना अनुसार महाराज अभय सिंह को के बाद आपको भी मार देते और साथ ही मेरे साथियों के चंगुल से छूट गए। आप मेरे साथियों के चंगुल से छूट आए, लेकिन जिस लेकिन नहीं, जिसे मेरे रूप में पकड़ा हुआ गुप्तचर सूरज सिंह था, जिसे तुम्हारे साथियों ने मारकर लाश सेनापति को सौंप दी। अब तुम भी
नहीं बचोगे, मुझे माफ कर दो युवराज। और फिर तेरा जिंदा रहना इस धरती पर बोझ है लाखन। लाखन का काम तमाम करने के बाद राजामणि हासिल की। और आगे जो हुआ आप जानते हैं। ओह, सेनापति राजमणि को खजाने में पहुंचा दिया। उसके बाद कुछ दिनों पर महाराज युवराज सिंह ने राज तिलक हुआ। और महाराज महावीर सिंह की जय हो। समाप्त दोस्तों।